स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन HDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से जो हमारा चैप्टर है पहला, और चैप्टर का नाम है सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं। जैसा कि आप सभी लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं। और इसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सजीव वस्तुएं अपनी रक्षा के लिए सजग रहती हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि सजीव वस्तुओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो उस विशेषताओं के अंतर्गत ये भी आता है कि हम जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वो अपनी रक्षा के प्रति क्या रहती हैं? सजग रहती हैं। तो आइए देखते हैं वह किस तरह से सजग रहती हैं। यदि हमारा नंगा पैर किसी नुकीले पत्थर पर पड़ जाता है तो हम तुरंत अपने पैर को हटा लेते हैं। सही बात है। यदि हमारा पैर किसी नुकीले पत्थर पे या किसी भी ऐसे जगह पे पड़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? अपने पैर को तुरंत हटा लेते हैं। अनजाने में ही यदि कोई गर्म वस्तु हमारे हाथ से छू जाती है तो हाथ तुरंत वहाँ से हट जाता है। आँख में धूल के कण पड़ने की संभावना मात्र से ही आँखें की पलकें तुरंत बंद हो जाती है। यदि कोई आँखों पर टार्च की रोशनी डालता है तो आँखें अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है। यदि हमारा कई पैर किसी नुकीले पत्थर पे पड़ता है, यदि हमारा हाथ है या हमारे शरीर का कोई भी अंग किसी गर्म वस्तु पे पड़ता है, यदि हमारी आँखों में धूल पड़ने से पहले हमारी आँखों की पलकें क्या होती हैं? छपक जाती हैं। और गर्म वस्तु छूने से क्या होती है? हमारे हाथ अपने आप हट जाते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है? हम महसूस कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों को छूने से हमें क्या हो रहा है? हमें दर्द हो रहा है। ठीक है। वर्षा ऋतु में मिट्टी में केंचुए बहुत दिखाई देते हैं। एक केंचुए को उठाकर कागज़ पर रखते हैं और जैसे इसके पास गर्म छड़ ले जाते हैं तो अपने शरीर को क्या करता है? सिकोड़ कर हट जाता है। इस तरह से जो सजीव होते हैं, जो मानव होते हैं, वो अपना रक्षा इस तरह से करते हैं जैसे कि जब मैंने आप लोगों को जो बताया, इसी तरह से जो जंतु हैं, जैसे केंचुआ है। ठीक है। अगर हम केंचुओं को उठाकर क्या करते हैं? किसी पेज पे रखते हैं। ठीक है। और उसके पास हम गर्म छड़ ले जाते हैं तो क्या करेगा? अपने शरीर को सिकोड़ लेगा, क्योंकि उसको क्या हो जाता है? आभास हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि ये क्या है? गर्म वस्तु है। ठीक है। पानी में रहने वाले घोंघे को बाहर निकालकर उसके समीप गर्म छड़ ले जाए तो भी अपने शरीर को क्या करता है? सिकोड़ लेता है। इसी तरह से घोंघे भी हैं, उनके भी समीप गर्म छड़ ले जाया जाए तो भी क्या करेंगे? अपने शरीर को सिकोड़ लेंगे। ठीक है। और अपने पूरे शरीर को क्या करेंगे? खोल के भीतर कर लेंगे। जो खोल होता है वो उनका बाहरी आवरण होता है, वह क्या करता है? वह खोल उनके शरीर की रक्षा करता है। इसी प्रकार हमने देखा कि हर जीवित वस्तु अपनी रक्षा के लिए सजग रहती है और प्रतिरोध करती है। छुई हुई पेड़ की पत्तियों को छूते उसकी पत्तियां क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं। तो इस तरह से जो है पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सब क्या करते हैं? अपनी रक्षा खुद करती हैं। यदि उन्हें किसी वस्तु से क्या होता है? दर्द होता है, दुख होता है, तो वहाँ से वो क्या होते हैं? वहाँ से वह हट जाते हैं और वो क्या करते हैं? अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो सजीव वस्तुएं हैं उनमें वह अपनी रक्षा के लिए हमेशा क्या होते हैं? सजग रहते हैं। अब नेक्स्ट विशेषताएं हमारी क्या है? नेक्स्ट विशेषताएं ये है कि सजीव वस्तुएं प्रजनन कर सकती हैं। प्रजनन मैंने आप लोगों को बताया था, प्रजनन क्या होती है? प्रत्येक जीव जंतु अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। तो जितने भी सजीव वस्तु हैं वो क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। ठीक है। सभी जीवधारी अपनी ही तरह का जीव पैदा करते हैं और इस तरह अपने वंश को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य, पशु तथा पक्षी। मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह ही होता है। आप सभी लोग देखते होंगे जो मनुष्य का बच्चा है वो मनुष्य की तरह ही रहता है। ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसी प्रकार की संतान पैदा होती चली जाती हैं। जो मनुष्य व मनुष्य की तरह बच्चा पैदा करेगा, गाय का बछड़ा गाय की तरह, बकरी का मेमना बकरी की तरह होगा, कुत्ते का पिल्ला कुत्ते की तरह होता है। कुछ पक्षी तथा कीड़े मकोड़े क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और जब इन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो उन्हें जैसे होते हैं, मतलब तात्पर्य ये है कि जो भी जीव जंतु होते हैं वो अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यदि मनुष्य है तो वो मनुष्य की तरह उसका बच्चा होगा, बकरी है तो मेमना होगा, गाय है तो बछड़ा होगा, मतलब और बड़े होकर वो क्या करते हैं? उसी की तरह बन जाते हैं। ठीक है। इस तरह से क्या है? सभी जो मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखते हैं।
तात्पर्य ये है कि बिल्ली का बच्चा बिल्ली, मुर्गा का बच्चा मुर्गी, खरगोश का बच्चा खरगोश ही होता है। ठीक है, कुछ जंतुओं के अधिक बच्चे पैदा होते हैं, अतः उनकी संख्या तेजी से बढ़ती है। मतलब कुछ जो जंतु होते हैं वह क्या होते हैं, अधिक बच्चों को पैदा करते हैं और जिसके कारण उनकी संख्या क्या होती है, अधिक बढ़ती जाती है। कुछ जंतु कम बच्चा पैदा करते हैं अतः उनकी संख्या धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन सभी जीव जंतु अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं जो भी प्रजनन क्रियाएं करते हैं वह क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। कुछ जंतु होते हैं वह अधिक बच्चों को पैदा करते हैं, तो कुछ जंतु जो होते हैं वह कम बच्चों को पैदा करते हैं। जो अधिक बच्चा पैदा करते हैं उनकी संख्या अधिक विकसित होती है और जो कम पैदा करते हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती है। अब पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे से आइए देखते हैं। एक छोटा पौधा बड़ा होता है तो उसमें फूल आते हैं। देखिए, जब आप छोटा पौधा देखते होंगे वो छोटा पौधा रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसमें क्या आते हैं, फूल आते हैं। फिर क्या होते हैं, फल बनते हैं। ठीक है, फल में बीज होते हैं। आप सभी लोग देखेंगे कि जो भी आप लोग फल खाते हो, चाहे वो आम हो, अंगूर हो, कोई भी फल हो आप लोग खाते हैं तो उसमें क्या होता है, बीज होता है। फल के पकने पर बीज सूख जाते हैं। जब फल पक जाता है तो उसको जो बीज होते हैं वह क्या होते हैं, सूख जाते हैं। ठीक, इन बीजों को भूमि में बोने पर पुनः उसी प्रकार के पौधे उगते हैं। ये जो भी बीज होते हैं, जिस भी प्रकार के बीज होते हैं, जिस भी प्रकार के पौधों के बीज होते हैं, उन बीजों को हम बोया जाए तो जिन पौधों के बीज होते हैं उन्हीं प्रकार के पौधे क्या होते हैं, बड़े होते हैं या उगते हैं। ठीक है, अतः उसी प्रकार पौधों के पौधे उगते हैं और उसी प्रकार से बहुत से बीज पुनः तैयार होते हैं। चना, मटर, सेम आदि के पौधों से इसी प्रकार के बीज मिल जाते हैं। मतलब हम जिस तरह के पेड़ पौधे के बीज बोएंगे हमें उसी प्रकार के पेड़ पौधे प्राप्त होंगे, चाहे वह सेम हो, चाहे वह आम हो, चाहे वह अंगूर हो, चाहे वह मटर हो, चाहे वह चना हो। ठीक है, अतः सभी सजीव वस्तुएं अपना वंश बढ़ाते हैं। कोई सीधे बच्चे को जन्म देती है, कोई अंडे देती है तो उनसे बच्चे निकलते हैं। पौधे फूल फल कर अपने से संबंधित बीज पैदा करते हैं और इसी बीज से उसी तरह का पौधा निकलता है। इस प्रकार हम सजीव वस्तुओं को पहचान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वो अलग अलग प्रजनन क्रियाएं करते हैं। कोई बच्चे देता है, कोई अंडे द्वारा प्रजनन करता है। पेड़ पौधे हैं, बीजों के द्वारा क्या करते हैं, बीजों के द्वारा पेड़ पौधे उसी प्रकार उगते हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधे या फिर जितने भी सजीव वस्तु हैं इस तरह से क्या करते हैं, वह प्रजनन क्रियाएं करते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। अब आपका जो है विशेषता वह है सजीव वस्तुएं अंत में निर्जीव वस्तुएं बनती हैं। ठीक है, जो भी सजीव वस्तुएं हैं वह अंत में क्या होती हैं, निर्जीव वस्तुएं बनती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चाहे जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वह चाहे वह पेड़ पौधे हों, मनुष्य हो, जीव जंतु हों, वह क्या होती हैं, एक न एक दिन उनका मृत्यु हो जाता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूख जाते हैं। उनका भी एक काल होता है, एक निश्चित काल होता है। ठीक है, और जब उनका एक निश्चित समय होता है, जब वो समाप्त हो जाता है तो क्या होते हैं, मृत्यु हो जाती है और वह निर्जीव बन जाते हैं। सभी सजीव वस्तुएं एक सीमा तक बढ़ती हैं। आप सभी लोग जानते हैं जो उनकी क्या होती है, एक समय होती है, एक लिमिट होता है, उस लिमिट तक सारी वस्तुएं क्या होती हैं, बढ़ती हैं। इसके बाद उनकी जो वृद्धि होती है रुक जाती है। सजीवों के विकास में अंतिम सीमा प्रौढ़ावस्था होती है। मतलब जो भी सजीव हैं उनकी जो अंतिम अवस्था होती है वह क्या होता है, प्रौढ़ावस्था होता है। इस अवस्था के बाद वो किस अवस्था में आ जाते हैं, वृद्धावस्था में आ जाते हैं। इसके बाद उनके शरीर क्षीण होने लगता है। कुछ समय के बाद ये निर्जीव हो जाते हैं। जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़, कीट पतंगे वृद्ध होकर मर जाते हैं, उनकी निर्जीव अवस्था होती है। जब पेड़ पौधे सूख जाते हैं तब वे निर्जीव हो जाते हैं। इस प्रकार सभी वस्तुएं एक समय के बाद निर्जीव हो जाती हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जितने भी सजीव वस्तुएं हैं एक न एक दिन वो क्या होते हैं, निर्जीव बन जाते हैं। उनकी प्रौढ़ावस्था से वो वृद्धावस्था में आते हैं। फिर उनका शरीर क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और वह क्या बन जाते हैं, निर्जीव बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी एक विशेषताएं हैं कि जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वह क्या हो जाते हैं, अंत में निर्जीव बन जाते हैं। अब आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह निर्जीव वस्तुओं की विशेषताएं हैं। अब हम जानेंगे कि निर्जीव वस्तुओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मैंने आप लोगों को सजीव वस्तुओं की विशेषताएं बताया, अब हम पढ़ेंगे निर्जीव वस्तुओं की विशेषताएं क्या होती हैं। हम जानते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में कोई जीवन नहीं होता।
ये सभी आप लोग परिचित होंगे कि जितने भी निर्जीव वस्तु हैं उनमें कोई जीवन नहीं होता है। इस कारण इनकी विशेषताएं सजीवों से अलग होती हैं और इनकी विशेषताएं निम्न प्रकार की होती हैं। पत्थर का कोई टुकड़ा जितना बड़ा आज है उतना ही बड़ा वर्षों के बाद भी रहता था। निर्जीव वस्तुओं का आकार न तो बढ़ता है और न ही घटता, उनका आकार सदैव समान रहता है। लेकिन अगर पत्थर का टुकड़ा है, अगर हम उसको आज उसी जितना उसका आकार है उसी में जितना बड़ा हो आज है उतना ही बड़ा अगर हम वर्षों के बाद भी देखें तो वो उसका टुकड़ा उतना ही बड़ा रहेगा, उसमें कोई भी वृद्धि नहीं होगी और ना ही वो बढ़ेगा और ना ही वह घटेगा। ठीक है। धूप, मिट्टी, हवा, पानी आदि निर्जीवों के आकार में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। इन चीज़ों का निर्जीव वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धूप, मिट्टी, हवा, पानी सब कैसी है? निर्जीव वस्तुएं हैं। इनके जो भी आकार है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और इन चीज़ों का क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निर्जीव वस्तुओं को भोजन, पानी, हवा तथा प्रकाश आदि की आवश्यकता नहीं होती। जितने भी निर्जीव वस्तुओं ने ना ही भोजन की आवश्यकता होती है, ना ही पानी की आवश्यकता होती है, ना ही हवा की आवश्यकता होती है और ना ही प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है। निर्जीव वस्तुएं जड़ होती हैं, वे जहाँ रख दी जाती हैं वहीं पड़ी रहती हैं। इनमें गतिशील और सजगता बिल्कुल नहीं होती, जैसे पहाड़ आदि। मतलब निर्जीव वस्तु में क्या होती है? जड़ होती है, वह स्थिर होती है, वह जहाँ पे रहेंगी, जहाँ पे उसको रख दिया जाता है वहीं पे वह रहेंगी, उनमें कोई गतिशील और सजगता नहीं होता। जैसे पहाड़ है और मेज कुर्सी जो भी वगैरह हम लोग रखते हैं तो क्या होता है? वहीं पे वो पड़ा रहता है। ठीक है। तो इस तरह से उनमें कोई गतिशील और सजगता का बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। फिर क्या है? निर्जीव वस्तुओं में प्रजनन क्रियाएं नहीं होती हैं, सभी लोग आप लोग जानते हैं। वस्तुएं या तो प्रकृति में स्वतः पाए जाते हैं अथवा मानव द्वारा निर्मित होती हैं। मतलब जो निर्जीव वस्तुएं हैं वह क्या होती हैं? प्रकृति में भी पाई जाती हैं और मानव द्वारा भी पाई जाती हैं। इन वस्तुओं में कोई प्रजनन क्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है। फिर है सजीव वस्तुएं मरने के बाद निर्जीव बनती हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जितने भी सजीव वस्तुएं मरने के बाद क्या बन जाती हैं? निर्जीव बन जाती हैं। जैसे पेड़ सूखने के बाद लकड़ी के रूप में निर्जीव हो जाता है। ठीक है। फिर है क्या विशेषताएं हैं? मानव अपनी इच्छा अनुसार निर्जीव वस्तुओं का आकार तथा स्वरूप बदल सकता है, परंतु वे स्वयं अपना आकार एवं स्वरूप नहीं बदल सकते। जो मानव है, ठीक है, वो क्या करते हैं? अपनी इच्छा अनुसार निर्जीव वस्तुओं का आकार और स्वरूप क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। ठीक है। मानव जो है वह क्या कर सकते हैं? निर्जीव वस्तुओं की जो आकार और स्वरूप है उनको अपने इच्छा अनुसार या अपने अनुसार उसकी आकार एवं स्वरूप को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, परंतु वे स्वयं अपना आकार एवं स्वरूप नहीं बदल सकते। तो यह था हमारा निर्जीव वस्तुओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब आइए जानते हैं कि सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं की तुलना। ठीक है। सजीव और निर्जीव वस्तुओं की तुलना क्या होती है? पहले सजीव वस्तु यहाँ पे है, निर्जीव वस्तु है, तो वह देखते हैं क्या तुलनाएं होती हैं। सजीव वस्तुओं के आकार में धीरे धीरे वृद्धि होती है, कुछ समय के बाद इनकी वृद्धि रुक जाती है। निर्जीव वस्तु में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता, वे सदैव एक समान बनी रहती हैं। जैसे सजीव वस्तु में क्या होती है? उनके आकार में धीरे धीरे वृद्धि होती है और कुछ समय बाद उनका क्या आता है? वृद्धि रुक जाती है। परंतु जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, वह जिस आकार में रहती हैं वह हमेशा एक ही जैसी बनी रहती हैं। ठीक है। सजीव वस्तुओं को भोजन, पानी, प्रकाश तथा हवा की आवश्यकता होती है। जितने भी सजीव वस्तु हैं उनको भोजन, पानी, प्रकाश तथा हवा की आवश्यकता होती है। निर्जीव वस्तुओं को किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन्हें भोजन, पानी, प्रकाश, हवा इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ती है। सजीव वस्तु अपने शरीर की रक्षा स्वयं कर लेती हैं। जितने भी सजीव वस्तुएं क्या करती हैं? अपनी शरीर की जो रक्षा है वह स्वयं कर लेती हैं। निर्जीव वस्तु की रक्षा मनुष्य करता है, स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाते। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होते हैं उनकी जो रक्षा करना होता है वो मनुष्य करते हैं, वे अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती हैं। ठीक है। सजीव वस्तु में प्रजनन होता है, इससे इनके वंश की वृद्धि होती है। जितने भी सजीव वस्तुएं वो प्रजनन करते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। निर्जीव वस्तु में प्रजनन नहीं होता और ना ही इनके वंश की वृद्धि होती है। जितने भी निर्जीव वस्तु हैं उनमें कोई प्रजनन नहीं होता और ना ही उनका वंश बढ़ता है। सजीव वस्तुएं प्रकृति पद्धत होती है, निर्जीव वस्तुएं प्राकृतिक होने के साथ साथ मानव निर्मित भी होती है। जो भी सजीव वस्तुएं वो कैसी होती हैं? प्रकृति की देन होती हैं, लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं वो प्रकृति की देन भी होती हैं और मानव निर्मित द्वारा भी बनाई जाती हैं। सजीव वस्तुओं में गतिशीलता होती है। सजीव वस्तु में गतिशीलता होती है, वह एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पे आ जा सकते हैं। निर्जीव वस्तु में गतिशीलता नहीं होती है, वह एक स्थान पे पड़े रहते हैं।
ठीक है। फिर मरकर सजीव वस्तुएं निर्जीव बन जाती हैं। जितने भी सजीव वस्तुएं वो क्या होती हैं, मरकर निर्जीव बन जाती हैं। निर्जीव वस्तुएं किसी भी दशा में सजीव नहीं हो सकती। ठीक है, सजीव वस्तुएं निर्जीव हो सकती हैं, कब हो सकती हैं, जब वो मर जाएंगे। लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं वो किसी भी दशा में सजीव नहीं बन सकते। तो यह था आपका सजीव निर्जीवों की तुलना। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको कभी भूलेंगे नहीं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।